अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट। ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है। और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन महरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मेन से बात कर रहा हूँ। एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चलें, शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं। और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड में। अदरवाइज क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क। अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था। जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है। तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ। फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज़ से, क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये भी एक बड़ा मसला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है। आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा? तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में, कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा। हालांकि आपको समझ आ गई कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड। अपना दिमाग भी हमने जो है वो ख़राब किया उसके पीछे, अपनी एनर्जीज भी ज़ाया की, और उसके बाद नतीजा वही निकाला कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए अगेन डिस्कशन वहीं पे आती है कि अपने आप को बचा लें। इस डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ जाएंगे जिसमें पैशन है, इंटीमेसी है, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं। आप अगले को भी डैमेज कर रहे हैं, ख़ुद भी डैमेज हो रहे हैं, अपने आप को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, उसको भी डाल रहे हैं। तो फिर रिज़ल्ट जो है वो क्या है, वो जो इस वक्त हमारी यूथ फेस कर रही है। और वो कुछ रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ और फिर बात को ख़त्म करते हैं। सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, जाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सामने। नंबर 1, हेल्थ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। इट इज़ सच माइंड ब्लोइंग हदीस, यानी कि ये हदीस सुनने के बाद यकीन कीजिए आप कंडीशन देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी से मुराद है यानी हमारी यूथ की कंडीशन इस वक्त क्या हुई है, और क्या हम इस हदीस पे पूरा नहीं उतरते हेल्थ के हवाले से। और किस हवाले से कि जब एक बंदा लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है इस चीज़ में जाकर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। तो पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेल्थ डैमेज होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग सारी सारी रात बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, और टेक्सटिंग से भी अगले मरहले की चीज़ें करते हैं। उन्हें नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं सकते, वो चीज़ उनकी एडिक्शन बन गई है। उसके बाद उन्होंने सुबह काम पे भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है या प्रोजेक्ट्स करने, जो भी करना है, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड स्टेट में सुबह जाते हैं। दिल ही नहीं उनका कर रहा होता, हर वक्त उनके जहन पे वही सवार होता है, ना वो घर वालों के टाइम दे रहे होते हैं। तो कितना ज़िया है, हेल्थ का ज़िया भी है। हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों की वजह से भी हेल्थ डैमेज होती जा रही है। ज़ाहिर है स्क्रीन पे इतना ज़्यादा बैठेंगे और गलत मलत हरकतें होंगी तो फिज़िकल हेल्थ तो डैमेज पक्की होगी। ना डाइट है अच्छी, ना एक्सरसाइज है,
ना कोई और चीज़ है, बल्कि वो सारी की सारी लस्ट और डिज़ायर पे बेसिस चीज़ें हैं। तो हेल्थ ने तो पक्का डैमेज होना है। हेल्थ है, स्लीप डिसऑर्डर है, बिकमिंग स्लेव टू डिज़ायर, स्लेव बन जाना। जैसे किसी ने चेन किया हुआ है आपको उसके स्मार्टफोन के साथ, और आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। हर वक्त उस स्मार्टफोन को पकड़ना है और आपने जो है वो काम करना है जो आपकी डिज़ायर्स आपको करने में मजबूर कर रही। ये कौन सा लव है? ये कौन सा रिलेशन है? ये कौन सी अक्लमंदी है? मुझे कुछ समझा दे, ये क्या है? सो आई विल टेल यू दिस हदीस, दिस इज सच अ माइंड ब्लोइंग हदीस अबाउट दिस स्टेट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्टेट को कैसे बयान किया। इसको मैं कहता हूँ ज़ॉम्बी स्टेट, कि यानी जब आपको चीज़ें जो है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने सारी चीज़ वाज़ेह है। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह हेट्स द वन हु इज़ ग्लटन एंड हु शाउट्स इन एट मार्केट प्लेसेस, कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो रूड है, जो ग्लटन है। ग्लटन से मुराद बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब ओवर ईटिंग करता है, ग्रीडी है बाय नेचर, और उसकी लस्ट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही। यानी जिसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंसान एक्सप्लोड कर रहा है, फटा जा रहा है। रूड है, ग्लटन है, शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछी हरकतें हैं, शाउटिंग है। हु इज अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, वो रात को जिंदा लाश की तरह है। एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, और गधे की तरह काम करता है सुबह। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ द हेयर आफ्टर, नॉलेजेबल है दुनियावी मामलात में, लेकिन उखरवी मामलात में, आखिरत के मामलात में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। नमाज रोजे का कुछ नहीं पता है। अल्लाह माफ़ करे, ये आज की हमारी जो यूथ है, हमने इन्हें बचाना है, हमने इनको हेल्प आउट करना है। ये हदीस मैं उन्हें पिन पॉइंट करने के लिए या टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को बचा लें इस स्टेट से। डू नॉट बी अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट। लिटरली अगर आप अपने आप को रात को देखेंगे, यू विल सी कि यू आर अ रॉटन कॉप्स। आप मैट्रेस पे लेटे हुए, मोबाइल फ़ोन लेके, आंखें आपकी लाल हुई हुई हैं, नींद से आपका बुरा हाल है, लेकिन आप रॉटन कॉप्स की तरह, ज़ॉम्बी की तरह हैं। कितनी बुरी बात है, कितना ज़्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। प्लीज़ इस जेल से छुटकारा हासिल कर लें, इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा लें, वरना तबाही जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी। कई केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। एक सिस्टर MBBS की स्टूडेंट, टॉप की स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़ी, अपनी रूममेट से इंस्पायर होकर, रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मिलने भी जाती थी, मैकडोनल्ड जाती थी, जो भी हमें बात पता लगी, बहरहाल डेटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। वो देखती थी, पहले इतना इंस्पायर नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट तो करती है कंपनी। रूममेट चेंज कर लेनी चाहिए थी उसे, पहली तो ये बात है, या समझाना चाहिए था, ठीक है, इखलास से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर हुई, रूममेट ने किसी के साथ सेटिंग कराई कि मैं तुम्हारी भी सेटिंग कराती हूँ। बिल्कुल ट्रू स्टोरी आपको सुना रहा। वो ऐसी फंसी बेचारी इन चक्करों में कि उसकी सप्ली आई MBBS से, और लिटरली शी वाज क्राइंग कि मैं अब MBBS, मेरा दिमाग ही जो है वो इस चक्कर में पड़ चुका है, मुझे समझ नहीं आती मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने क्या करना है। शी वाज लव स्ट्रक, दिस डिजीज अफेक्टेड हर, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। और फिर वो ट्रॉमा जो डंप होने के बाद आता है, जो तब आता है कि जब आपने किसी से दिल लगाया होता है, वो कहीं और चला जाता है, चली जाती है, उस ट्रॉमे का फिर क्या है। तो पहली बात, इसमें पड़े क्यों है, ये बात है असल में।